हो गया था जी, हो गया। एगो लाइव हो गया, दो लाइव। दो था। को लाइक दो गो बात करे आके में हो गया स्टार्ट किया। स्टार्ट हो गया। दो टैबलेट जो लिखे चैप्टर लिखे चेक जो शो कर रहा है। ठीक है, को हाँ, आएगा डिस्प्ले देता हूं। ये देखिए ये देख चलिए। तो आज हम लोग लाइव क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? बायो बायोलॉजी। और ये क्लास 10th का होगा। इनके अलावा जो टॉपिक होगा वो होगा बस ये था। लाइफ ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन। देखिए, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, अब आप लोग फोकस करेंगे। आज क्लास कम ही समय का होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आज का ये शायद सातवां लाइव क्लास है। और कल हम लोग बायो पढ़े थे क्लास 10वीं का। साथ ही साथ हम लोग टॉपिक था लाइफ ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन। कल हम लोग लाइफ ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किए थे, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो एक परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उनके बारे में जाने थे। उनके अलावा उनका एक दो नियम जो दिया गया था उनके बारे में हम लोग जाने थे। आनुवांशिकी क्या है, फिर आनुवांशिक पदार्थ क्या है, न है, उनके बारे में जानकारी दे दी गई थी। हो गया शांत क्लास में कुल अभी तक में 7 मेंबर जुड़े हुए हैं। 2-4-5 मिनट तमाम लोगों का जो कमेंट्स है वो पढ़ के सुनाने के बाद क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगा। तब तक आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे बच्चे और गार्जियंस, टीचर्स आज वेटिंग में थे कि 29 मार्च को 3 बजे जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल न्यूज नहीं था। ये न्यूज एक यूँ कहा जाए कि कई सारी वेबसाइटों के द्वारा जारी किया गया था, ताकि उनका जो एक वेबसाइट है वो चले। और बहुत सारे लोग आज लगभग 90% एबव जो लोग थे वो इस बात को लेकर के फैक्ट थे कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। जबकि अगर आप ऑफिशियल न्यूज की बात करें तो अभी तक जनरली तौर पर बिहार बोर्ड का जो एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट है, उनके थ्रू ये जानकारी नहीं दी गई है कि रिजल्ट कब होना है। 24 मार्च को पुनः एग्जाम होने के बाद कॉपी जांच का जो सिलसिला था वो, उनके बाद टॉपर वेरिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस के साथ एक अनुमान है। और खास करके बोर्ड की तरफ से ये अंतिम रूप से कहा गया था कि रिजल्ट जो मैट्रिक का है वो 31 मार्च तक जारी किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कल को लेकर के तमाम लोगों के बीच ज्यादा संशय बना रहेगा, क्योंकि 30 मार्च को निर्धारित 1 बजे तक रिजल्ट जारी करने की घोषणा तो कई सारे जो न्यूज चैनल्स है वो दावा के साथ कह रहा है कि वो कल 1 बजे तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि कल का जो चांस है वो 50-50 है। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। इनके अलावा 31 तारीख का चांस 75% आप रख सकते हैं जो रिजल्ट जारी होगा। इन्हीं के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं। आज IPL का मुकाबला भी चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आज ग्राउंड पर है ना। निश्चित तौर पर बल्लेबाजी का जो भार है वो राजस्थान रॉयल्स को मिला है। और शुरुआत में ही लगभग 0 के रन स्कोर पर बटलर को भुवनेश्वर कुमार जो है वो भेजने का काम भी किए थे, लेकिन वो गेंद 9 बॉल हुआ था, जिसके कारण उसकी
गेंदबाजों की पुष्ट धुलाई बटलर के बल्लों से हो रही थी, हाँ, है ना? रोहित हाँ, अच्छे खासे उमरान मलिक जैसे गेंदबाज जिन्होंने पिछले आईपीएल में रिकॉर्ड कायम किया था कि लगभग 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्लस 158 की 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनकी गेंदबाजी की गई थी, उनको भी आज धुलैया लगा है बटलर की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आउट होने के बाद जब उनको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर, है ना, वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का काम करते, खास करके बटलर जैसे बल्लेबाज को। क्षमा चाहेंगे, कमेंट्री नहीं हो रही है लेकिन जानकारी दे दी जा रही है। इन्हीं के साथ एक शौक का खबर है कि अपने क्षेत्र के, और यूं कहा जाए कि पूर्णिया में काफी ही बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने वालों में, है ना, एमडी वसीम बारी साहब का कल जो है, कल सुबह में वो जब स्कूल को जा रहे थे तो एक स्कॉर्पियो ने उसे धक्का मारकर घायल कर दिया, जिनके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई और आज सुबह उनकी मिट्टी भी हुई। तो तमाम लोगों से अनुरोध होगा कि उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करें, और कहीं ना कहीं काफी यंग टीचर थे, काफी बेहतर उपलब्धि अपने आप को मतलब करा पाए थे। पूर्णिया में उनका एक बेहतर संस्था चलता था अचीवर पॉइंट्स के नाम से, निश्चित तौर पर काफी यंग थे और उनकी मृत्यु जो है वो तमाम लोगों के लिए सदमे की खबर है। बहुत सारे व्यक्ति जो है वो उनके मरने की खबर को सुनकर काफी शौक हो गए थे, हम लोगों ने भी सुना। और ऐसा कहा जाता है कि ये वसीम बारी साहब जो थे वो बच्चों के बीच बराबर रहते थे, अपने पर्सनैलिटी पे भी ज्यादा ध्यान देते थे और इस वजह से वो ऐसा लगता है कि कोई फिल्म एक्टर है। और यंग अवस्था में, है ना, यंग स्टेट में उनकी मृत्यु हो जाती है। स्कॉर्पियो उनको पीछे से आकर के धक्का लगा देता। तो निश्चित तौर पर तमाम लोग जो आज जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अभिभावक हैं, हमारे दोस्त हैं, सर हैं, तमाम से अनुरोध है कि आप जो जब भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, कहा जाता है कि आप गैर जिम्मेदाराना हरकत तब करते हैं जब इंसान खुद से मोहब्बत करता हो। जब इंसान खुद से मोहब्बत करता, अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है तो निश्चित तौर पर तब आप गैर जिम्मेदाराना हरकत उठा सकते हैं, है ना। किसी प्रकार का जो है आप क्या कहते हैं, जिंदगी में किसी प्रकार का रिस्क ले सकते हैं जब आपको खुद से मोहब्बत हो। अगर आपको अपनों से मोहब्बत हो, जो जिनसे लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, जिनको अपनों से मोहब्बत है, निश्चित तौर पर उनको काफी एहतियात बरतने की जरूरत है ना, और रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, जनरली तौर पर यहाँ पर वसीम बारी साहब खुद एक बेहतर व्यक्तित्व थे। निश्चित तौर पर स्कॉर्पियो पीछे से आकर के धक्का मारा था, है ना। मतलब किस पे थे, कोई गाड़ी पे, कौन गाड़ी पर ही थे शायद। बराबर ऐसा चर्चा रहता है कि ये वसीम बारी साहब जो थे बराबर अपाची का ही मतलब यूज करते थे, अपना पर्सनैलिटी पे कुछ ज्यादा ध्यान देते थे। पर्सनैलिटी जो होता है, व्यक्तित्व जो होता है, तो ये सब एक हम लोगों के लिए शौक का खबर है। निश्चित तौर पर काफी अच्छे इंसान थे, पीछे से उसको धक्का मारा गया था। देखिए, कई दफा आप गलती नहीं भी करते हैं, जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं आप बुरा नहीं मानेंगे। जिंदगी में आप अगर सब दिन पढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर आप पढ़ते रह जाएंगे, एक बेहतर सीख आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जीवन में कभी कभी व्यवहारिक ज्ञान भी होनी चाहिए, किसी घटना पर इसलिए भी फोकस होनी चाहिए कि उससे भी कई सारे लोगों का जीवन में सुधार आता है। मैंने देखा था एक आलमनगर क्षेत्र की तरफ एक शपरदा गांव पड़ता है, वहां पर एक लड़का क्रिकेट में काफी प्रसिद्धि हासिल किए हुए थे। सहरसा जा रहे थे और वहां पर दावत देने के लिए, लेकिन काफी मतलब अपाची से जो है वो क्या करते थे कि जो बड़ा वाला ट्रक होता है उसको ओवरटेक करने का काम कर रहे थे। नाम हमको ख्याल नहीं है, नहीं वो नहीं, दूसरा हम बता देते हैं। क्रिकेट में काफी महारत हासिल रखते थे, तो वो बेचारे अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा ट्रॉफी लाने वाले लड़के थे। काफी यंग थे, हम लोगों से थोड़ा सा एज उनका ज्यादा होगा। तो गांव को उन पर शान था, सहरसा जा रहे थे दावत देने के लिए, और शायद वो दावत जो था वो उनके मतलब वो लड़का जो था वो जिस लड़की से काफी बेइंतहा मोहब्बत करता था, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्हीं के शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। शायद इस वजह से भी उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा था और ऐसा लगता था कि अब इस तरह की लाइफ को
क्या मतलब जीना, जिसमें कि खुद ब खुद जो जिनको हम अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं उनका शादी का कार्ड हमको बांटना पड़ रहा है। और उनके मृत्यु के बाद हम भी गए थे वहाँ पर सफरदन, और कहीं ना कहीं पूरा गांव में मातम था। तो वो लड़का जो है सहरसा जा रहे थे और एक ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे, किससे, अपाची से। ट्रक वाला बार बार उनको प्रयास कर, एक बार रोक करके उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ही पहले निकल जाइए। लेकिन वो लड़का दिमाग में ठान लिया था कि आज हमको ऐसा कुछ कर भी करना है, और उनकी मृत्यु हुई थी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा पूरे घर वाले को सदमा लगा था। उनके बाद आप कुछ और खबर देख लें, अमन सिंह राजपूत इस क्षेत्र में क्रिकेट में धुरंधरों में से पूरा यंग स्टेट में थे, यंग अवस्था में थे। निश्चित तौर पर बाइक राइड करते हुए, बाइक चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए ही खतरनाक एक्सीडेंट हुए, और जिससे एक्सीडेंट किए थे वो शायद उनका अपाची किसी ग्लैमर से टकराया था, तो दोनों की मृत्यु उसी समय हो गई। आप स्पॉट डेथ हो गया। निश्चित तौर पर यह सब समाज के लिए एक बुरा खबर है। और देखिए, आप कई दफा होता क्या है कि आप गलती नहीं करते, हम कहते हैं कि चलिए गाड़ी हम चलाते हैं ना, नहीं होगा मिस्टेक। जरूर आपसे मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन जो आपके पीछे है, आपके साइड से आने वाला है, रास्ते में, उनसे तो मिस्टेक हो सकती है ना। इसीलिए गाड़ी में कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक और एग्जांपल देते हैं बहुत सारा बहुत ज्यादा साधु संत टाइप के इंसान का। देखिए, हमारे यहाँ शोएब अख्तर है जो क्लास 10वीं में पढ़ते थे, और उन्होंने 409 की 407 अंक प्राप्त किया। उनके बड़े भाई अभी वर्तमान में, पहले प्राइमरी स्कूल में थे, अब हाई स्कूल में जॉब करते हैं, मोहम्मद शमशाद आलम, और जो कि हम लोगों के सर भी हैं और रिलेशनशिप में भी आते हैं। उन्होंने एमए कर लिया है, अब वो पीएचडी कर रहे हैं, और उनको हाई स्कूल में जॉब भी है। जस्ट हमारे गांव में ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल। बाइक चलाते थे, और बिल्कुल शमशाद सर जो बाइक चलाते थे, कहीं ना कहीं इतना आराम से बाइक चलाते थे जिसका कोई जवाब नहीं। पेट्रोल पंप पे मतलब गाड़ी में पेट्रोल डाल करके जैसे ही निकले कि कोई दूसरे गाड़ी वाला आकर के उसको धक्का मार दिया, और उसका नतीजा हुआ कि उसका एक पैर टूट गया, 6 महीने तक उसको बेड रेस्ट लेना पड़ा। तो अनहोनी घटनाएं हाथ पकड़ करके भी हो जाती है, लेकिन यह भी तय है कि अगर आप सतर्क रहते हैं तो कुछ बचा जा सकता है। निश्चित तौर पर तमाम लोग कहीं अगर लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो हेलमेट पहने। जो ये वसीम बाड़ी साहब थे, जो टीचर थे और अचीवर पॉइंट पूर्णिया में उसका चलता था, काफी प्रसिद्धि प्राप्त थे। अपने पर्सनैलिटी पे इतना ध्यान देते थे कि वो एक एक्टर की तरह लगते थे, जैसे बॉलीवुड का कोई हीरो लगता है उस टाइप से लगते थे। उसका हम फोटो भी कल शेयर कर देंगे ग्रुप सब में, आप देख लेंगे। और अब बताइए, उनकी मृत्यु हो जाती है, ये स्कॉर्पियो पीछे से आकर के उनको धक्का मार देता है डायरेक्टली तौर पर, स्पॉट। और उनका जो हेलमेट था वो था, खास करके जो बम्फर होता है उसमें स्टेन हेलमेट था। अगर वो हेलमेट उसका सर में रहता, सर में डायरेक्टली चोट लगा था। अगर सर पे रहता तो निश्चित तौर पर वो जो है बच सकते थे, इतना तो जरूर था। तो तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप बाइक ड्राइविंग करते समय, कार ड्राइविंग करते समय या कहीं जाते हुए आप एहतियात बरतें, है ना, सावधानी बरतें। ये शायद ये जो एक्सीडेंट हुआ था वसीम बाड़ी साहब का, वो धमदाहा एरिया में पड़ता है, मीरगंज शायद, हाँ, मीरगंज पड़ता है, उसी एरिया में हुआ था। गढ़िया के शायद रहने वाले थे सर, गढ़िया के रहने वाले थे। लेकिन अपने क्षेत्र में सैफ इकबाल हो, इमरान राही हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, माजिद अनवर साहब हैं, ये सब उनसे काफी जुड़े हुए थे, है ना। तो अब हम कुछ लोगों का जो कमेंट्स है वो पढ़ करके सुना देते हैं, और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन को भी शामिल करेंगे। क्षमा चाहेंगे अगर किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन निश्चित तौर पर तमाम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, ताकि आपके घर वालों को आपके कारण रोना नहीं पड़े, आपके चहेतों को आपके कारण तड़पना नहीं पड़े। कुछ कमेंट्स है उनको तुरंत पढ़ने के बाद 2 मिनट मात्र लगेगा, पढ़ने के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए, जूली गुप्ता जुड़ी है, उनके बाद सोनू राज ऑफलाइन और ऑनलाइन के साथ दोनों में हाय सर। हाँ, मसीर राय कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनके अलावा फिर जूली गुप्ता लिखती कि नमस्ते सर। नमस्ते। यदवंशी कृष्णा कुमार यादव हाय सर, यहाँ मौजूद भी हैं। ज्योतिष बाबू भी जुड़े हैं, कहते हैं कि हेलो सर। बिल्कुल, थैंक्स कि आप फिर आज टाइम से जुड़े हुए हैं। सोनू राज लिखते हैं नमस्ते सर। मसीर राय कैसे हैं सर? अच्छे हैं, अपना बताइए। पूजा कुमारी और प्रियंका कुमारी लिखती हैं कि वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू।
और ज्योतिष बाबू लिखते हैं कैसे हैं, अच्छे हैं, आप लोगों का दुआ है। और आप अपना बताएंगे कैसे हैं। राजू सर भी जुड़े थे और वाचिंग भी कर रहे हैं, ग्रेट लिख करके भेज रहे हैं। थैंक्स सर, आप हम लोगों से ज्यादा ग्रेट हैं। राजू सर का दरअसल एक ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर भी चलता है, जिसमें कि सर संस्कृत, हिंदी और इनके अलावा SST का भी क्लास लेते हैं। और इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि पाए हुए टीचर हैं राजू सर। हमारे यहाँ से जो भी बच्चे हैं वो लगभग संस्कृत और हिंदी में वही अपना क्लास करते हैं। और राजू सर फिर से लिख के भेजते, वेरी नाइस सर। इनके अलावा डैनियल किंग जुड़े हैं हम लोगों के साथ, आज हम हमारे फ्रेंडशिप में भी रहे हैं। और वो लिख के भेजते हैं, क्या हाल है सर? सर जी बायोलॉजी में सर IPL घुसेर रहे हैं। दरअसल बच्चों का मनोरंजन करने के लिए ये IPL घुसेरा गया है कि बहुत सारे बच्चों का ध्यान IPL की तरफ है। लक्ष्मण कुमार लिखते हैं, लक्ष्मण कुमार भी जुड़े हैं, सुमन चचा भी जुड़े हैं। और सुमन चचा ने लिखा है, आज उसके शायरी को हम सुनाएंगे और बराबर बेहतर शायरी देते हैं। उन्होंने लिखा है कि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से। सुमन कुमार यादव जो कि समाज सेवी है, इसराइल कला पंचायत से, जोरावरगंज के वार्ड नंबर 12 से। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से कि तुमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हो। क्या बात है, काफी शानदार। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से कि तुमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हो। थैंक्स, यहाँ पर शायद हम लोगों की ही तारीफ की गई है कि आंधियों में भी आपने चिराग जलाए हैं। थैंक्स। MD मोहसिन आलम भी जुड़े हैं, लिख के भेजते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। दीपक दास भी जुड़े हैं, दीपक दास आज पहली बार जुड़े जरूर हैं। सर आप महान हो। और निश्चित तौर पर पिछले साल यहाँ पर मैट्रिक को क्वालिफाई किए हैं दीपक दास, और काफी इस यहाँ का जो काफी एक्टिव बच्चों में से एक थे दीपक। लिख के भेजते हैं, गजब हट का साइन, बिल्कुल। और इनके अलावा दीपक दास लिखते हैं कि सर आप तो भगवान है। नहीं, भगवान नहीं है, भगवान के ही हम लोग जितने भी धरती पर जीव हैं सब उन्हीं के अंश हैं। शिवम कुमार सिंह भी जुड़े हैं, दीपक दास। उनके अलावा हसाम आलम साहब भी जुड़े हैं। उनके अलावा चंदन कुमार भी जुड़े हैं, हेलो सर, हेलो। के नीतीश खान भी जुड़े हैं, हेलो। मशीर राय लिखते हैं कि मीरगंज में हुआ था एक्सीडेंट, बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। मीरगंज, वही धमदाहा मीरगंज। दीपक दास वाह। उसके अलावा दीपक दास कहते हैं कि लाइव। ज्योतिष बाबू लिखते हैं ठीक है, ग्रेट। दीपक दास लिखते हैं कि हाय सर। इनके अलावा संजू भी जुड़े हैं, हाय। और दीपक दास लिखते हैं कि कैसे हो सर, कैसे हो आप सर? बिल्कुल हम ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। आमिर अंजुम साहब भी जुड़े हैं। और साथ ही साथ दीपक दास की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि आप लोग सभी आदमी सर को फॉलो कर लें, और बच्चों की तरफ से बराबर ये प्रयास रह रहा है। आसाम साहब लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा। मशीर राय लिख के भेज रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, थैंक्स। और आमिर अंजुम साहब लिख के भेज रहे हैं कि सर थोड़ा अपना ख्याल रखें, ज्यादा टीचिंग कहीं न कहीं सेहत पे असर हो सकता है। बिल्कुल हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। MD आमिर अंजुम लिख के भेज रहे हैं, आई लव यू सर, आई लव यू टू। दीपक दास जी लिख के भेज रहे हैं, सर आप शादी कब करोगे? हाँ, हमारे जीवन का बहुत बड़ा समस्या है, आप शादी कब करोगे ये बहुत बड़ा समस्या है सर। इसीलिए अभी आप सवाल ना करें जब तक सही बच्चे नहीं कर लेते हैं। तमाम बच्चों का शादी होना है आप लोग का बेटा नहीं आएगा पढ़ने के लिए। और हाँ दीपक दास जी, जब तक आपके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आ जाते तब तक हम शादी नहीं करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपके बच्चे आसिम भी जुड़ चुके हैं, गजब लिख के भेज रहे हैं। यादव जी, नीतीश भी लिख रहे हैं, हेलो सर, हेलो। चलिए अब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स का जो 2-4 मिनट का समय था वो हो चुका है, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हरिनंदन लिखते हैं, कैसे हैं सर? अच्छे हैं। कृपया करके आप सभी आदमी कमेंट्स पे कम ध्यान दे करके इधर अब क्लास पे ज्यादा ध्यान दें, तमाम लोगों से अनुरोध है। और साथ ही साथ आप लोग बताएंगे, देखिए एक गिफ्ट भी आया बराबर जब से लाइव क्लास हुए हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पर पहला दिन जो है मास्क गिफ्ट किया गया था मिस्टर अंशु उर्फ छोटू जी के द्वारा। इनके अलावा सेकेंड रोज डस्टर गिफ्ट किया गया था, कृष्णा डस्टर, है ना। आज मिस्टर सोनू जी के द्वारा एक रुमाल गिफ्ट किया गया कि सर पसीना वसीना जब जब आवे हाथ में, चेहरा और फ्रेश व्रेश कर लिया कीजिए। तो तमाम बच्चे यहाँ पर अपना अपना गिफ्ट अर्पित कर रहे हैं इस लाइव क्लास के माध्यम से। तमाम लोगों को थैंक्स।
लाख लाख शुक्रिया कि आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है। आज एमडी हसन साहब लिख के भेज रहे हैं कि आज सोनू बहुत बोल रहा है ना। शायद इसी के कमेंट्स को किसी के थ्रू दोहराया जा रहा है ना, उज्जवल कुमार के कमेंट्स पे, है ना। मुबारक हुसैन साहब भी जुड़े हैं और नमस्ते करके भेज रहे हैं। नमस्ते जी, बोलिए। कुल 14 व्यक्ति अभी तक में जुड़े हुए हैं। देखिए, लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए सर, कल हम लोग जो मुख्य टॉपिक था उनमें जेनेटिक्स और लाइफ ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा किए थे और मिस्टर नैयर साहब के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया था कि सर रेट्स टेल पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, चूहे की पूंछ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनके बारे में भी आप जानकारी दें। देखिए, शुरुआत में कि ये मतलब जेनेटिक्स अनुवांशिकी क्या है, एक ही माँ बाप से जो उत्पन्न वंशज है वो विभिन्न रंगों के क्यों होते हैं, विभिन्न तरह के क्यों होते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और क्या जो माँ बाप का गुण है उनके बच्चों में ट्रांसफर वाकई में होता है ना। कुछ गुण पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वाइसमान साहब थे, है ना, वाइसमान साहब ने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, जिसमें वो चूहे के लिए संकट ला दिए थे, है ना। एक चूहा का 21 पीढ़ी तक उनकी पूंछ को काटा गया था। जैसे कि क्या किया गया कि एक चूहा पकड़े, उनका पूंछ काटे, उनके बाद जो है उनको रिप्रोडक्शन करवाया गया, फिर उनके जो संतान हुए उनका भी पूंछ काटा गया। तो 21 पीढ़ी तक चूहे के पीछे लगे हुए थे वाइसमान साहब, और अंत तक ऐसा हुआ कि एक भी पीढ़ी में चूहे का जो बच्चा पैदा होता था वो पूंछ कटा हुआ पैदा नहीं हुआ। वो ये चेक करना चाह रहे थे कि क्या हम यहाँ पर अगर आर्टिफिशियल तौर पर कोई काम करते हैं तो क्या वो अगलों में दिखता है कि नहीं दिखता है। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग जरूर है। जो भी व्यक्ति लाइव क्लास के समय कॉल कर रहे हैं, कृपया करके कॉल आप ना करें, है ना। बार बार कहा जा रहा है, कृपया करके आप कॉल ना करें। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ बात, जो भी लोग कृपया करके लाइव क्लास के समय में कॉल कर रहे हैं, कृपया करके कॉल ना करें। आपको बार बार कहा जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि आप कॉल ना करें, तो समझे बातों को। घूम बाजे डाला कर दिए। देखिए, तो आज हम लोग एक टॉपिक को इसमें मतलब एडजस्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग रिप्रोडक्शन जैसे कुछ टॉपिक्स को समझते हैं, उनके बाद हम लोग अगला चर्चा करेंगे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, क्या था नहीं था, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है, आपको ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब कोई। प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन क्या। देखिए, प्रजनन जैव प्रक्रम का वह हिस्सा है, लाइफ प्रोसेस का वह पार्ट है जिसके अंतर्गत हम अपने जैसे छोटे से जीव को जन्म देते हैं। यानी कि यूं कहा जाए कि प्रजनन वह विधि है जिस विधि के द्वारा, है ना, कोई भी जीव, है ना, अपने जैसे छोटे से जीवों की उत्पत्ति करते हैं, या उनमें संतान की उत्पत्ति होती है, नवजात शिशु की उत्पत्ति होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है। ऐसा नहीं करता वैसा जब प्रक्रम जिसमें जीव अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है। हाँ, और ये जो है आपको जैव प्रक्रम जो है, एक तरह जैव प्रक्रम में ये जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाने का एक सिस्टम है, तरीका है। ठीक है, तो उनसे पहले हम लोग देखिए, प्रजनन वह है या प्रजनन वह विधि है जिसकी सहायता से हम अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसमें, है ना, प्रजनन में प्रत्येक जीव जंतु जो है अपने जैसे छोटे से जीव को जन्म देता है ना। तो ये सारा प्रोसेस, तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? 2 प्रकार होते हैं। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हुए? 2। पहला हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन,
दूसरा आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। क्या आता है? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है और ये खास करके प्लांट्स में होता है। मैक्सिमम करके किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। इनके अलावा कुछ कुछ जीवों में भी होता है, उनका भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है। दूसरा लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इनको समझने से पहले अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं निषेचन को। किसको? निषेचन अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। और यही युग्मनज आगे जाकर के इम्ब्रायो के फॉर्म में, भ्रूण के फॉर्म में विकसित होता है और वो भ्रूण धीरे धीरे किसमें जाता है? नवजात शिशु बनता है और वही नवजात शिशु विकसित होकर के एक है ना विकसित जीव के रूप के फॉर्म में आता है। तो देखिए, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप निषेचन की बात करें, किसकी? निषेचन। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि मेल गैमेट क्या मिलता है? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, और उनके बाद ये किसका निर्माण करता है भाई? ये मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट मिलकर के बनाता है जायगोट। क्या बनाता है? जायगोट। मेल गैमेट को आप हिंदी में कह सकते हैं नर युग्मक। क्या कह सकते हैं? फीमेल गैमेट को मादा युग्मक। मादा युग्मक। और ये तब बनाता है आपको जायगोट को कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। यस सर। तो मनुष्य में नर युग्मक क्या कहलाता है? नर युग्मक का क्या नाम है? नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। क्या नाम है? शुक्राणु है ना। और इसको अंग्रेजी में हम लोग कह लेते हैं स्पर्म। मनुष्य में पूछा जाएगा नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। अंग्रेजी में ओवम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये युग्मनज जो होता है, ये युग्मनज धीरे धीरे बदलता है किसमें? भ्रूण में। किसमें? भ्रूण में। इसको कहते हैं इम्ब्रायो। और ये भ्रूण विकसित होकर ये किसमें जाता है? नवजात शिशु में। नवजात शिशु। किसमें? न्यू चाइल्ड। और ये नवजात शिशु जो डेवलप होता है ये क्या कहलाता है? फिर विकसित जीव। नवजात शिशु डेवलप बॉडी या ध्यान दें। तो बताइए, मनुष्य में नर युग्मक क्या कहलाता? शुक्राणु। क्या कहलाता? शुक्राणु कहलाता। मनुष्य में नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु, जिसको अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु, जिसको ओवम कहते हैं। और दोनों मिलकर के क्या बनाता है? जायगोट। जायगोट से क्या बनता है? भ्रूण। है ना। भ्रूण से क्या बनता है? नवजात शिशु। और नवजात शिशु के बाद में क्या होता है? विकसित जीव में परिणत हो जाता है। यह है आपको कुल मिलाकर के प्रजनन का पूरा प्रोसेस। ठीक है। देखिए, इनके अलावा जो है ये निषेचन जो हुआ, अब यहाँ से हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन के बारे में हमने बताया कि अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक जीव भाग लेता है।
अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनन का वह विधि है, वह मेथड जिसमें एक जीव भाग लेता है। क्या लेता है? एक जीव भाग लेता है। तो अलैंगिक जनन कई विधियों से होता है। अलैंगिक जनन कई विधियों में होता है। सबसे पहला क्या है भाई? सबसे पहला है आपको इसमें विखंडन विधि। क्या? विखंडन विधि। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फिजन मेथड। क्या कहते हैं? फिजन मेथड। दूसरा है मुकुलन विधि। क्या? मुकुलन विधि। अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग मेथड। क्या कहते हैं? बडिंग मेथड। तीसरा है बीजाणु जनन विधि। क्या? बीजाणु जनन विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन मेथड। क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन मेथड, बीजाणु जनन विधि। ठीक है। चौथा इसमें आता है आपको कायिक जनन। क्या आता? कायिक जनन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनके अलावा और भी कुछ चीजें देखिए, तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उसमें हमने पहला कहा कि विखंडन विधि है जिसको हम लोग फिजन मेथड कहते हैं, है ना। दूसरा है आपको मुकुलन विधि जिसको हम लोग बडिंग मेथड कहते हैं। और तीसरा हमने कहा आपको कि तीसरा है बीजाणु जनन विधि, स्पोर फॉर्मेशन मेथड। चौथा अपखंडन। क्या? अपखंडन। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन विधि या रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन या रीजेनरेशन। और पांचवा आपको कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो इन सब टॉपिक को हम डील करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो मिनट कुछ जुड़े हुए हैं। दीपक दास लिख के भेज रहे हैं कि भाई को डू नॉट डिस्टर्ब कर दीजिए सर, डू नॉट डिस्टर्ब कर दीजिए। हाँ, कर दिया गया है। इनके अलावा दीपक दास लिख रहे हैं कि सभी भाई लोग लाइव को शेयर करें। हाँ, तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस लाइव को शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचे। मनोज कुमार साहब भी जुड़े हुए हैं, अर्थात क्रिस भी जुड़े हुए हैं। फिर आशीष जायसवाल भी जुड़े हुए हैं, आशीष। और दुखद यह है कि आज आशीष जी के नानी जी का मतलब डेथ हो गया था, जिसके कारण आज उनको क्लास छोड़ के जाना पड़ा। हम लोग दुआ करते हैं कि आगे, है ना, जो अगला प्रोसेस है उनमें उनका बेहतर हो, है ना। अखिलेश आनंद भी लिख के भेजते हैं, वेरी गुड, थैंक्स। और उनके अलावा चंदन कुमार उधर से जो है प्रणाम का साइन देते हुए भेज रहे हैं। तो तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं तब सबको थैंक्स। बताइए, अलैंगिक जनन की कुल कितनी विधियों का अध्ययन करेंगे हम लोग? 5। तो सबसे पहला आज उसमें हम लोग जानेंगे विखंडन विधि। किसको जानेंगे? विखंडन विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है। अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहला किसके बारे में स्टडी करेंगे आज हम लोग? क्या हुआ? देखिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा? जी सर, पूरा बोर्ड के ऊपर भी दिखा। विखंडन विधि, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिजन मेथड। क्या कहते हैं? चलिए, टॉपिक पे चर्चा करने से पहले 3 लोगों ने कमेंट किया। अजीत राज जी के भेज रहे हैं, वेरी नाइस सर, थैंक यू। इनके अलावा कुमार राज जी के भेज रहे हैं, बहुत खूब, थैंक्स। और जूली गुप्ता लिख करके भेज रही है, सुपर सर, थैंक्स। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहला विधि को जो जानेंगे वो होगा आपको विखंडन विधि, अर्थात फिजन मेथड। क्या होगा? फिजन मेथड। देखिए, इसमें क्या होता है कि फिजन विधि में कुछ एक कोशिकीय जीव जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है और कुछ बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो भाग लेता है। वो हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, तो सबसे ज्यादा एक कोशिकीय जीव पर सबसे पहले आते हैं सिंगल सेलुलर के बारे में। ठीक है, यूनिसेलुलर जो होता है।
तो कुछ एक कोशिकीय जीव है ना, चूंकि मतलब रिप्रोडक्शन होने के बाद, जनन होने के बाद अपने आप को 2 या 2 से अधिक भाग में विभक्त कर देते हैं। जो एक पार्ट्स है, जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है, धीरे धीरे डेवलप होने के बाद वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। उनका प्रत्येक पार्ट्स, प्रत्येक हिस्सा जो है पुनः विकसित होकर के एक नए जीव में परिणत हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन विधि। क्या कहते हैं, विखंडन। तो विखंडन विधि को अच्छी तरीके से अब समझा जा सकता है। देखिए, विखंडन विधि भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विखंडन विधि, है ना, हाँ, द्विखंडन विधि, और एक द्विखंडन विधि होता है, और दूसरा होता है आपको बहुखंडन विधि। क्या होता है, बहुखंडन विधि। बहुखंडन विधि। तो द्विखंडन विधि को हम लोग अंग्रेजी में बाइनरी फिजन कहते हैं, और बहुखंडन विधि को मल्टीपल फिजन कहते हैं। देखिए, तो वैसा विभाजन, ध्यान देंगे, वैसा विभाजन जिसमें एक व्यष्टि का शरीर 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, वैसा विभाजन जिसमें एक जीव का शरीर 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है और पुनः वो दोनों हिस्सा नए जीव में परिणत हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विखंडन विधि। क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि, है ना। वैसा विधि या वैसा विभाजन जिसमें कोई भी जीव, ध्यान दो अंशु, वैसा विभाजन जिसमें कोई भी जीव 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है और वो दोनों हिस्सा जो है पुनः एक नए जीव में परिणत हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि। क्या कहेंगे, द्विखंडन विधि। बालू ले आइए, डस्टर की पास लगे, मुंह पे रहेगा। ठीक है, उधर से पकड़ो, उधर आ जाएगा, लाइन भी आ जाएगा, लाइट प्रॉब्लम है। पूरा मुंह पे आ रहा था, पूरा करता। सर 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 ऐसे पूरा करता, ऐसे सर 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 पूरा करता आ रहा था जब फोटो। अच्छा, ऐसे हाँ बहुत जी मेरा पड़ती है सर ओपी लगने हमको फोटो भेजने दीजिए जी। ताली बजाओ रे। क्या खेल रहा है, देखिए आ गया ना, लाइट प्रॉब्लम था, हमको पता था, फिर आ ही जाएगा। कल से दूसरी लाइन करेंगे। सर को से फोन आ जाता है। बिल्कुल। क्या सर, कैसा सर, पूरा और पीला बंद सर, ये बेकारी से तब जाता है। ऐसे सर वही बोर्ड से अति अच्छा रहता है, वही बोर्ड पे लिखा हुई है, अच्छा रहता है, दिखाई आज का तो पढ़ाई पे भी ध्यान दे। बाइनरी फिजन के बारे में बता रहे थे सर। विखंडन विधि। देखिए, विखंडन जब कोई भी ध्यान देंगे, वैसा द्विखंडन के बारे में चर्चा चल रहा था। वैसा विभाजन जिसमें एक जीव का शरीर, है ना, 2 भागों में विभक्त हो जाता है और वो दोनों भाग फिर नए जीव में परिणत हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि। क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि। तो द्विखंडन किसमें किसमें होता है, देखिए, अमीबा में, पैरामीशियम में, जीवाणु में, क्लेमाइडोमोनास में, यूग्लिना में, ईस्ट में, ये सब में द्विखंडन विधि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विखंडन विधि पाया जाता है। ध्यान देंगे, कौन कौन जीव है जिसमें द्विखंडन पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, ध्यान देंगे, पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब ऐसा जीव है जिसमें द्विखंडन विधि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी प्रजनन की कौन सी विधि इसमें मौजूद है, तो द्विखंडन। कौन है, द्विखंडन। अमीबा ऐसा जीव है जिसमें बहुखंडन भी मौजूद रहता, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमीबा एक ऐसा प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है और उनमें कोई ज्यादा रूल व्यवस्था भी निश्चित नहीं होता। देखिए, अब है बहुखंडन विधि। क्या, बहुखंडन विधि या बहुविभाजन विधि, मल्टीपल फिजन। देखिए, इसमें क्या होता है, वैसा विभाजन जिसमें एक जीव का शरीर कई भागों में विभक्त हो जाता है। वैसा विभाजन जिसमें एक जीव का शरीर जो है वो कई सारे भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुखंडन। क्या कहेंगे, बहुखंडन विधि। मान लेते हैं कि कोई जीव है, अमीबा है, ठीक है, अमीबा अपने आप को कई सारे हिस्सों में बांट लिया और प्रत्येक हिस्सा पुनः एक नया अमीबा बनकर के तैयार हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे बहुखंडन विधि। क्या कहेंगे, बहुखंडन विधि। इसमें कोई प्रॉब्लम नो। अब मुकुलन क्या है, बडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मुकुलन के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे कि मुकुलन विधि जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है,
मुकुलन विधि ईस्ट में मौजूद होता है, ये सब आप जानते हैं और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रा आता है या ईस्ट है, तो इनमें सबसे पहले साइड से एक रचना बाहर निकलता है। ये फ्लैश इनका बंद करें। तो देखिए क्या होता क्या कि कोई भी जीव है जैसे हाइड्रा है या ईस्ट है, इनके शरीर में ध्यान दो, इनके शरीर में कलिका फूटने से प्रवर्ध निकलता है। कलिका जो होता है, कलिका फूटने से प्रवर्ध साइड से निकल जाता है। मान लेते हैं जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको, है ना। ये कोई जीव है मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई जीव है, ऐसे ऐसे करके इधर फूट गया, इधर फूट गया, इधर फूट गया, कलिका, है ना। तो कोई भी जीव है उसमें क्या आता है, उसके शरीर से कलिका फूटने से प्रवर्ध निकलता है ना। उस प्रवर्ध को हम लोग कहते हैं मुकुल या बड। क्या कहते हैं? मुकुल या बड कहते हैं। अर्थात ईस्ट या हाइड्रा में सबसे पहले साइड साइड से जो एक रचना का जो निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं मुकुल या बड। क्या कहते हैं? मुकुल या बड। अब देखिए मुकुल या बड जो होता है, मान लेते हैं ये कोई जीव है, ध्यान देंगे, ये कोई जीव था, इसके इसमें ऐसे करके साइड से क्या निकल गया भाई? मुकुल निकल गया। क्या निकल गया यार? मुकुल। ये मुकुल निकल गया। अब ये धीरे धीरे क्या आता है, ये जो रचना था आपको, ये कोई हाइड्रा या ईस्ट जो भी हो, ये जो रचना था इनमें क्या होता है, धीरे धीरे कलिका फूटने से प्रवर्ध निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अब ये मुकुल क्या आता है, इसके शरीर से अलग हो जाता है धीरे धीरे। क्या होता है? ये धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। तो अलग होने के बाद पुनः ये विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। अलग होने के बाद पुनः ये विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। तो कहता है कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है ना। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है। आप लिख सकते हैं बडिंग इज अ सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन, है ना। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है जिसमें जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने से प्रवर्ध निकलता है। उस प्रवर्ध को हम लोग मुकुल कहते हैं। वह मुकुल धीरे धीरे उस शरीर से अलग बहुकोशिकीय दोनों में होता है। मुकुलन किसमें होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है। तो पूछा जाता है ईस्ट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? मुकुलन। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? मुकुलन पाया जाता है। याद रहेगा ना सब कोई को? अमीबा में विखंडन, अमीबा में विखंडन विधि है ना। और ये विखंडन हो, मुकुलन हो, ये सब किस प्रकार के जनन है? अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन विधि है। ठीक है। मुकुल